पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना चाहिए। खासतौर से असम में 40 सीटों पर अभी बढ़त बनाते हुए कांग्रेस नजर आती है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो बीजेपी की टक्कर के साथ में बहुत ज्यादा पीछे है। और पश्चिम बंगाल में तो मात्र एक सीट, ये कहा जाए सिर्फ खाता खुल पाया है खासतौर से कांग्रेस का। वहीं केरलम की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, पुडुचेरी की बात हो, तो इन राज्यों में जरूर थोड़ी सी राहत वाली बात है। खासतौर से केरलम में तो बढ़त बनाते हुए नजर आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल या असम जैसे दो बड़े राज्यों में फिलहाल बीजेपी जश्न वाली मुद्रा में है, इसमें कोई शक नहीं। रत्नाकर जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाह रही थी, क्या कहेंगे ये जो शुरुआती रुझान है उसको लेकर? तो मैं आपके चैनल और आपके एआई एग्जिट पोल को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जो अभी रुझान दिख रहे हैं, नतीजे भी लगभग जैसा आपने दिखाया उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जितने ज्यादा गदगद रत्नाकर जी आप हैं, उतने ही ज्यादा गदगद मेरे बगल में बैठे यश भी हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। जी, और अभी मैं पवन खेड़ा जी की बात सुन रहा था और वो समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए जमीनी हकीकत इन लोगों को पता नहीं रहती। जमीनी हकीकत अगर पता रहती तो इनको ये चुनाव का अनुमान और उसके नतीजे का अनुमान बहुत पहले लगा चुके होते। आज भी ये किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं कि चमत्कार होगा और इनकी सरकार आएगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 4 मई और दीदी गई, वो कहावत आज चरितार्थ होती नजर आ रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बहुमत के 148 के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुकी है। और हमने कहा था अंग बंग कलिंग सर्वत्र बीजेपी रहेगी। अंग और कलिंग तो हमने जीत लिया था, और इस बार बंगाल की भी बारी है और बंगाल में भी हमने पताका फहरा ही दिया है। आप इसको रुझान मान रही हैं, लेकिन हम बहुत हद तक इसको, क्योंकि जमीनी हकीकत हमें पता है, और बहुत हद तक हम इसको अपनी जीत मांग रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल में आपकी इस बात से तो संजय जी भी सहमत नजर आ रहे हैं। संजय जी कुछ कह रहे थे, अब हकीकत लग रहा है संजय जी। मैं रत्नाकर जी की बात से सहमत हूँ कि देखिए हम लोगों ने जितना डिबेट किया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक स्वतंत्र विचार जो होता है वो कहीं ना कहीं सच बोलकर निकल जाता है। हमारे सुमन चौधरी जी ने अपनी बातों बातों में एक बात कहा कि लोग गौर नहीं कर रहे हैं। बिहार में वोट कटा, जीत सुनिश्चित हुई। बंगाल में एसआईआर के माध्यम से वोट कटा, जीत सुनिश्चित होगी। मैं जो कह रहा हूं, देखिए बहुत अच्छी बात, और यही बार बार मैं कह रहा हूं, और विपक्ष भी यही उठा रहा, जिसे ना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है, ना तो आपका सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो जाता है। तो फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ रत्नाकर जी से तब मैं सहमत होता हूं कि बिल्कुल कब्जा करने आप जा रहे हैं, एकदम चाइना के मॉडल को एक्सेप्ट आप उसको थोपने जा रहे हैं, और मुबारक हो आपको। अच्छा, तो क्या वही चीज केरल में भी हो गई? जनता पे गुलामी थोपने का वही केरल में भी हो गया संजय जी। वही कि मैं एक शॉर्ट आप ही किस बात पे शॉर्ट रिएक्शन भी ले लेती हूँ। विक्रांत जी करूँ, लेकिन अतुल जी भी कुछ कह रहे थे शॉर्ट रिएक्शन। आपसे कह रहा था कि कुछ देर में ये लोग ईवीएम का रोने लगेंगे, अभी ये बात करने लगेंगे। देखिए क्या है, पहली बार पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा इलेक्शन में हिंसा होती थी। इस बार केंद्रीय एजेंसियों ने लोगों के अंदर के भय को शांत किया और बहुत अच्छे माहौल में चुनाव हुआ। और इनको दर्द इसलिए हो रहा है कि देखिए एक बार एसआईआर में प्रोसेस होता है कि फॉर्म दिए जाते हैं, रिवीजन होता है। पता नहीं आपके कार्यकर्ता उस वक्त सो रहे होते हैं क्या? आप लोग क्यों नहीं एक्टिव होते? और घुसपैठियों का वोट नहीं होने चाहिए, जिसे नॉलेज ही नहीं है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लोग चुनाव आयोग में गए, तब आप सो रहे थे क्या? अरे भाई तुम क्यों नहीं किया? अरे संजय जी, पूरा मतलब भाई नॉलेज है, आप नॉलेज रखिए भाई। आप एसआईआर में प्रोसेस क्या है? आप बताइए एसआईआर का प्रोसेस, एसआईआर का प्रोसेस अरे भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग है, यहाँ पर तो आप निजी प्रतिद्वंदिता पर आ गए हैं। लेकिन मैं जल्दी से विक्रांत जी का रुख कर रही हूं। विक्रांत जी, आपने ग्राउंड पर कई मुद्दों को, कई अलग अलग राज्यों को, कई इलेक्शंस को कवर किया, आपने और मैंने साथ में भी काम किया। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव बाकी चुनावों से अलग कैसा नजर आया, और क्या अभी भी आपको लग रहा है कि परिणामों में अंतर आएगा? देखिए जिस तरीके से समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी का जो मार्जिन है उसे
कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि बहुत सी सीटें क्लोजली कंटेस्ट होंगी तो आखिर तक हमें नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो एसआईआर पर बात की जा रही है, जिस तरीके से सुमन ने भी बोला और बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला, देखिए ये बात तो क्लियर है कि 27 लाख लोग अपना वोट नहीं दे पाए और वो 27 लाख लोग जो थे वो वैध थे या अवैध थे, इसका फैसला भी चुनाव आयोग नहीं कर पाया। चुनाव आयोग ने दलील दी कि तार्किक विसंगति के कारण इन लोगों को अभी रोका गया है। अब ये शब्द चुनाव मैं दोबारा आ रही हूँ विक्रांत जी। शुभेंदु পোস্টাল ব্যালটে নন অফিসিয়াল লিড হয়েছে, আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কাভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু এভরি হিন্দু সনাতনী দোজ হু আর কাস্ট ইন ফেভার অফ মি ইন ওয়ার্ড নাম্বার 63। এক্সপেক্টেড রেজাল্ট 3, 4, 5। 77 নম্বর ওয়ার্ড, এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকবো এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট इन भवानीपुर असेंबली। ठीक है, हालांकि आप जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को देख रहे थे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होती बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज शुभेंदु अधिकारी की काफी पॉजिटिव नजर आ रही थी। मैं गीतू का रुख करूं, लेकिन विक्रांत जी ये बात आप कुछ कर रहे थे, आप पूरी कीजिएगा प्लीज जल्दी। देखिए मैं नैना ये यही कहना चाह रहा था कि 27 लाख लोग जो वोट कटे वो वैध है या अवैध है, आज भी इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और वो तार्किक विसंगति शब्द यूज किया चुनाव आयोग ने, जो शायद आज तक नहीं किया होगा। इससे आगे मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी मुझे थोड़ा अफसोस इसलिए रहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी की गई कि अगर इस बार ये लोग वोट नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार वोट ना दे पाए। लेकिन लोकतंत्र में अगर एक भी आदमी, एक भी जायज वोटर का अगर वोट छूटता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। इस देश में हर व्यक्ति को मिला एकमात्र वोटिंग का ही अधिकार है, जो सबको बराबरी का अधिकार मिला है। तो उसमें भी अगर भेदभाव होने लगेगा तो ये राजनीतिक दलों को सोचना होगा और विपक्ष को ज्यादा सोचना चाहिए। क्यों नहीं विपक्ष जो चुनाव बहिष्कार की बात कहता है, जो इन्होंने बिहार के चुनाव में तेजस्वी ने बोला था, उस पर क्यों नहीं विचार करते अगर उन्हें लगता है कि इस लेवल की बेईमानी हो रही है। दिक्कत यह है कि विपक्ष अपने अपने निजी हितों के कारण इन मुद्दों को चुनाव में उठाता है और उसके बाद भूल जाता है। हाँ, और यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, देखिए ना, क्योंकि खासतौर से अगर बहिष्कार की बात हो या प्राथमिकता की बात हो, जैसे ही परिणाम थोड़े अपने पक्ष में आते हुए नजर आते हैं तो वहां पर भी नियत सबकी डामाडोल हो जाती है। वेल, मैं जल्दी से न्यूज रूम का रुख कर रही हूँ, गीतू मेरे साथ में मौजूद हैं। गीतू, खासतौर से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर ये आ गई कि पहले जो खाता खुला था वो सीटें बढ़कर 2 हो गई हैं, और क्या अपडेट्स अभी नजर आ रहे हैं बदलाव? बिल्कुल, और थोड़ी राहत की खबर कांग्रेस के लिए जरूर है पश्चिम बंगाल में कि 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खबर है नैना, वो ये है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी 558 वोटों से पीछे चल रही हैं। यानी अभी तक जो रुझान सामने आ रहे थे ममता बनर्जी के लिए, कहा जा रहा था भवानीपुर सीट से वो पीछे चल रही है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 1558 वोट्स। यानी कि ममता बनर्जी जिस तरह से भवानीपुर में चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आई थी, पूरी उम्मीद उन्हें थी, लेकिन यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी टक्कर देते हुए नजर आए और एक तरह से वो जीतते हुए भी अब नजर आ रहे हैं रुझानों के मुताबिक, क्योंकि ममता बनर्जी 1558 वोटों से यहाँ पर पीछे हैं। वहीं रुझान में ये भी बताया जा रहा है कि ममता सरकार के 10 मंत्री भी पीछे चल रहे हैं और तमिलनाडु में स्टैलिन सरकार के 10 मंत्री पीछे हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है हम समझ सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुमत के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी। ठीक है, देखिए ये बड़ी बात हो जाती है। सुमन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उनकी पूरी गवर्नमेंट के लिए ये बड़ी चिंता, सोचने वाली बात है। 15 सालों तक ये दावे किए कि भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने जनता के हित में काम किया, लेकिन क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है या फिर जो संजय जी और अतुल जी SIR का जिक्र कर रहे थे उसका नतीजा है? सुमन जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
एक बार आवाज जरा दुरुस्त करवाते हैं सुमन जी का कि आखिर क्या कंसर्न है। लेकिन फिलहाल ये देखिए, बैटल ऑफ बंगाल में कौन आगे कौन पीछे, ये जनता का मत है। दिलीप घोष आगे चल रखे हैं, बीजेपी के ज्यादातर नेता लगातार इस पूरी बैटल ऑफ बंगाल में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असम की भी अगर बात करें तो हिमंता बिस्व शर्मा आगे चल रखे हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई जगहों पर तस्वीरें बदलती बिगड़ती नजर आती है। जल्दी से यश का एक शॉर्ट रिएक्शन ले रही हूँ। यश, SIR का जो विषय है वो इस इलेक्शन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है? जी, SIR का विषय जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में अपने दिखाया भी था इंडिया डेली AM एनालिटिक्स के, उसमें 70.7% वह संख्या थी हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जिसमें SIR का रोल था। मैं कुछ यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी और शहर बताना चाहता हूँ, जैसे नादिया जो है जो मथुआ डोमिनेटेड है, हुगली जो है जो मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड है, तो उसमें जैसे राजरहाट, रानाघाट, गायघाट, हबरा, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर 7 से 7.5% तक मुस्लिम वोटर्स कटे हुए हैं। तो SIR ने क्या किया है, जहाँ जैसे पश्चिम बर्धमान है, नॉर्थ 24 परगना है, जहाँ 15% तक वोटर्स डिलीट हुए हैं, इसके कारण जो वेव है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आई। और दूसरा, आसाम को लेकर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो नैरेटिव बिल्डिंग होता है, आसाम का हम लोगों ने एक वर्ष पूर्व भी ऑटोमेशन में निकाला था, तब कांग्रेस बहुमत के करीब जा रही थी, लेकिन एक साल में जो ऑपोजिशन जो सत्ता है जो नैरेटिव बनाती है, ऑपोजिशन उस नैरेटिव को बिल्ड नहीं कर पाती है, तो जब लोग वोट देने जाते हैं उससे आ रहे हैं 12-2 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? सही जीत हुआ है केरल तमिलनाडु में, और राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत किया। राहुल गांधी का दादी के नाम श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जो मैं कल काम किया है वो कोई नहीं करेगा। कांग्रेस जो काम किया सही काम किया है। बड़ी देर से बजा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बड़ी देर से बजा रहे हैं आप लोग? सर सुबह से बैठे हैं, हाँ। सुबह से अब सही है अपनी ये राहुल गांधी जी की ताकत है जो केरला के अंदर सरकार बनी है, और ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर जो चुनाव है वहाँ पर एक नई पार्टी बनाएगी टीवी के दलपति विजय की, जिसने वहाँ स्टालिन जी को हराने के समीकरण बदले हैं। और अगर आपसे बात की जाए तो जैसे कि बंगाल के अंदर क्या लगता है आप कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जुटना शुरू हो गया, ढोल नगाड़ा बज रहा है, जश्न मनेगा? कार्यकर्ता तो सर यहाँ पर सुबह तो देखिए, भले ही परिणाम समर्थन में नहीं हो, लेकिन बड़ी हलचल कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय जाएंगे और शाम 6:30 बजे बीजेपी कार्यालय पीएम मोदी जाने वाले हैं। हमेशा हर बार चुनाव के वक्त में हम देखते हैं ऐसी ही तस्वीर नजर आती है जब परिणाम बीजेपी के पक्ष में हो। और अगर बात पश्चिम बंगाल के अभेद्य किले की हो तो समझा जा सकता है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, क्या मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो झालमुड़ी है उसने कई लोगों को मिर्ची भी लगा दी और बीजेपी के लिए मुंह मीठा भी कर दिया। हालांकि उस झालमुड़ी की वजह से भी काफी ज्यादा तलखी नजर आ रही थी, लेकिन जितना ज्यादा झालमुड़ी छाई रही खासतौर से पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में, उतना ज्यादा रंग, उतना ज्यादा वोट एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आया है। अब देखिए, परिणाम पल पल बदल रहे हैं, लगभग 3 घंटे होने को आए हैं। खासतौर से ये जो अलग अलग ग्राउंड की काउंटिंग है और शुरुआती जो रुझान है उसमें 168 अभी तक अगर बात की जाए सीटों की बढ़त नजर आती है। जिस रूप में जल्दी से संजय जी, इसी बात को लेकर कि हमेशा हम देखते हैं कि जैसे ही परिणाम बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, पीएम मोदी जरूर जाते हैं बीजेपी कार्यालय हेडक्वार्टर, और अभी घोषणा कर चुके हैं बीजेपी जाएंगे, कार्यालय जाएंगे पीएम मोदी, यानी कि ये जो आंकड़े हैं उसे जीत में मान रहे हैं वो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।